तो आपका स्वागत है वर्ल्ड एजुकेशन आई में। आज हम मोर प्रशासन संबंधित विभिन्न पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम रील्स टाइप की वीडियो नहीं बनाते, आपको पता होना चाहिए, हम फालतू चीज़ का वीडियो नहीं बनाते हैं, रील्स टाइप का वीडियो नहीं बनाते हैं। आजकल यूट्यूब पर रील्स टाइप की वीडियो बन रही है। रील्स का मतलब वो है जिसमें अधूरी ज्ञान। इतिहास पढ़ने का मतलब है कि आप उसको अच्छे से पढ़ें। ये रील्स देखकर आप किसी चीज़ को जज नहीं कर ले कि ये सही था वो गलत था, ठीक है। तो आप जब इतिहास पढ़ते हैं, आजकल यूट्यूब पर फालतू फालतू कंटेंट दिए जा रहे हैं, सिर्फ लुभावने काम किए जा रहे हैं, कंटेंट कम दिए जा रहे हैं। तो आज का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। अगर आप जो है सही में एग्ज़ाम्स की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए। हमारे द्वारा पढ़ाए गए दिए गए कंटेंट हम पढ़ाते उढ़ाते नहीं हैं, हमारे पास नोट्स है, उसको हम जो है आपको तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो आप लेना चाहते हैं लीजिए, नहीं लेना चाहते फ्री में दे रहे हैं। आप देखना चाहते हैं वीडियो देखिए, नहीं देखना चाहते नहीं देखिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इससे पहले हमने 2 वीडियो मोड से संबंधित डाल रखी है, एक बेसिक स्ट्रक्चर की और एक जो है मुख्य पाठ, जिसमें कि विभिन्न पॉइंट्स का दिया गया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में सिर्फ हमने जो शासक हुए उसके नाम से अवगत कराए हैं, उसके परिचय दिए हैं, और बाकी जो है मौर्य साम्राज्य से पतन के कारण बताए हैं। तो आप जो है देखिए, नहीं देखिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो मौर्य प्रशासन शुरू करते हैं। ये मौर्य प्रशासन, तो मौर्य काल में जो एक धार्मिक कर था वो बलि था। तो बलि अगर कहीं आता है तो उसे समझिए कि मौर्य काल में ये जो शब्द था धार्मिक कर के लिए मशहूर था। स्वराज्य में देखिए, मुख्यमंत्री एवं पुरोहित के पद पर नियुक्ति से पहले काफ़ी जांचा परखा जाता था। इस प्रक्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य वंशानुगत राजतंत्र था, ये तो जानते ही हैं आप। यहाँ राजा सर्वोपरि होता था। अर्थशास्त्र में राजा को निरंकुश बताते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया है। तो अर्थशास्त्र जानते हैं, चाणक्य द्वारा लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि राजा निरंकुश है और प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत है। मौर्य साम्राज्य में जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे वो तीर्थ या महामात्र कहलाते थे, ठीक है। कुल महामात्रों की संख्या 18 थी। उन्हें वेतन 48,000 पन मिलता था, ठीक है। पन क्या था? पन 3/4 तौले के बराबर चांदी का सिक्का था, ठीक है। तो अभी 48,000 आपको वेतन भी नहीं मिलता होगा रुपया में, उस समय 48,000 जो है 3/4 तौले, देखिए एक पन जो है 3/4 तौले के बराबर चांदी का सिक्का था। तो 48,000 तो ऐसी चांदी का सिक्का हो गया, ठीक है। तो अब चांदी का कितना कीमत है आज के ज़माना में, उस ज़माना में? तो उस समय देखिए चांदी के सिक्के 48,000 पन मिलता था। तो पन देख लिए 3/4 तोले के बराबर चांदी का क्या था? सिक्का था। तो इस समय इतना वेतन मिलता था। तो कहीं कहीं आपको पन वर्ड मिलेगा तो आप ये समझेंगे कि ये क्या था? पन 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। मंत्रिपरिषद थोड़ा हम फास्ट में खींचने का प्रयास करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और बहुत लोग को दुखता है। तो नहीं दुखे इसके लिए जो है थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे ताकि आपको जो है न पूरे जो है न आराम हो जाए। जब तक आप किसी चीज़ में समय नहीं दीजिएगा तब तक आप सफल ही नहीं होइएगा, ये सिद्धांत है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद राजा को सलाह देते थे। मंत्रिपरिषद राजा को सलाह ही देने के लिए बनाया जाता है। अभी प्रधानमंत्री जो है तो प्रधानमंत्री के अगुवाई में मंत्रिपरिषद होता है। तो मंत्रिपरिषद का काम क्या है? सलाह देना। चंद्रगुप्त के समय 4 प्रांत थे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कुल 5 प्रांत थे। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। तो अशोक के समय में जो प्रांत बढ़ा वो कौन था? कलिंग था, ठीक है। तो 4 प्रांत जो पहले थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य क्षेत्र, अवंती पथ, कलिंग। तो ये सब की राजधानी दिया गया। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। मध्य क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। अवंती पथ की राजधानी उज्जैन थी और कलिंग की राजधानी तोसली थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, जिसके मुखिया ग्रामिक कहलाते थे। ये सारे चीज़, बहुत सारे चीज़ हमने अध्ययन कर लिया है पिछले वीडियो में। तो जो नए हैं वो उसको तो पता नहीं चलेगा, जो देखे हैं उसको पता चलेगा। तो बिक्री कर 1/10 था।
नहीं देने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। ये सब देखिए टैक्स बहुत कड़ा, बहुत कठोर था। बिक्री कर आप नहीं देंगे तो क्या होगा कि मृत्यु दंड दे देंगे, तो आपको देना ही पड़ेगा। और साथ में गुप्तचर को गढ़ पुरुष कहा गया है, ठीक है। और साथ में गुप्तचर को क्या बोला गया है? गढ़ पुरुष। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना की संज्ञा दी है। सैन्य विभाग के प्रधान को सेनापति कहा जाता था। ये सब प्रशासन से संबंधित है। सैन्य विभाग के प्रधान को सेनापति कहा जाता था। सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल कहलाता था। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अनंतपाल कहलाता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता, मतलब आय को संग्रह करने वाला, और ये कर निर्धारण अधिकारी था। समाहर्ता जो है क्या करता था? आय संग्रह करता था, कर निर्धारण अधिकार था। धर्म एवं दान विभाग का अधिकारी पुरोहित। संस्था एक जगह पर स्थिर रहकर गुप्तचर करने वाला अधिकारी। तो यहाँ पर देख लीजिए समाहर्ता, पुरोहित और संस्था का अर्थ। पुरोहित के पद पर नियुक्ति से पूर्व जो है जांच परखा किया जाता था, उसको क्या कहते थे? उपदा परीक्षण। तो धर्म एवं दान विभाग का जो अधिकारी था उसे पुरोहित कहा जाता था। आय को संग्रहण करने या टैक्स कितना जो है निर्धारित करना है, उसका अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। एक जगह पर स्थिर रहकर जो गुप्तचरी करते थे, मतलब गुप्तचर समझ ही रहे होंगे, जैसे भारत में राव, सीबीआई, ईडी वगैरह जो है गुप्तचर संस्था है। तो जो स्थिर रहकर गुप्तचरी करते थे अधिकारी, उसको संस्था बोला जाता था। जो घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे उसको संचरा बोला जाता था। तो संचरा और संस्था दोनों गुप्तचरी से संबंधित है। संस्था जानते हैं इंस्टीट्यूशन, इसको एक ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे संस्था कहीं भी जो है लोकेटेड होता है, स्थित होता है, स्थिर होता है, ठीक है। लेकिन संचरा जो है नाम से ही लग रहा है कि संचारित, मतलब घूम घूम कर जो गुप्तचरी करने वाला अधिकारी था वो संचरा कहलाता था। फिर है सन्निधाता। ये राजकीय कोषागार। रज्जुक साम्राज्य में न्याय करने वाला अधिकारी। ये जो न्याय करने वाला अधिकारी था रज्जुक था। सैनिकों को नगद वेतन मिलता था। कृषकों के बाद सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, ये पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। मौर्यों के पास शक्तिशाली सेना, नौसेना भी था। मतलब मौर्य साम्राज्य, यह मौर्यों लिखा है तो मौर्य साम्राज्य के पास शक्तिशाली सेना, नौसेना भी इसके पास थी। प्लिनी के अनुसार मौर्य वंश की सेना में 60,000 नहीं 6 लाख पैदल सिपाही, 3,000 घुड़सवार सैनिक, 9,000 हाथी सेना एवं 8,000 अश्वचालित सेना थी। तो इसके पास हर एक प्रकार की सेना थी। पैदल सेना भी थी, नौ सेना भी थी, हाथी सेना भी थी, घोड़ा वाला भी सेना था, ठीक है। तो देख लीजिए 6 लाख पैदल सिपाही, 3,000 घुड़सवार सैनिक, 9,000 हाथी सैनिक एवं 8,000 अश्वचालित सेना थी। प्रांतों के शासक को आर्यपुत्र, कुमार या राष्ट्रिक कहलाते थे, ठीक है। प्रांत जो वगैरह थे, जैसे प्रांतिक मतलब जो अभी पढ़े तक्षशिला, दक्षिणापथ, ये सब जो है मध्य क्षेत्र, तो इसके शासक को आर्यपुत्र या कुमार या राष्ट्रिक कहा जाता था। स्वतंत्र जो वेश्यावृत्ति को अपनाती थी उस महिला को रूपाजीवा कहलाती थी। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। पण्याध्यक्ष वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष, मतलब कॉमर्शियल जो व्यापार था उसका अध्यक्ष को पण्याध्यक्ष कहा जाता था। पोतवाध्यक्ष ये माप तौल का अधिकारी को पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। पतनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष। अब देखिए 2 प्रकार के न्यायालय थे। आपको लग रहा है कि टॉपिक जो है जो आप कहीं न कहीं पढ़े होंगे, हाँ ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन इसमें और भी सारे कंटेंट्स हैं। आपको लगेगा कि हमने तो सारा पढ़ रखा है, लेकिन नहीं, इसमें और भी सारे कंटेंट आएंगे, बहुत सारे बुक्स का आएगा, तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज होगी। 2 प्रकार के न्यायालय हैं, कंटक शोधन, धर्मस्थिज। तो फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन और दीवानी को धर्मस्थिज कहा जाता था।
प्रांतों के प्रशासक ये तो देख लिए कुमार या आरपुत या राष्ट्रिक कहलाते थे। विषय का मुखिया विषयपति कहलाता था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। गोप 10 ग्रामों का शासन संभालता था। तो गोप जो पद था वो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। फिर बिना वर्षा के जो अच्छी भूमि, बिना वर्षा वाली अच्छी भूमि को अदेव मात्रिक कहते थे। मतलब इस पर अदेव का कहने हम लोग इस पर अ लग गया। मतलब क्या हुआ? देव का प्रभाव एक तरह का नहीं, मतलब बिना वर्षा के ही जो है अच्छी भूमि ये है, तो उसे बिना वर्षा वाली अच्छी भूमि को अदेव मात्रिक कहते थे। मौर्य की अर्थव्यवस्था यहाँ लिखा गया है लेकिन थे यहाँ होना चाहिए। मौर्य की अर्थव्यवस्था कृषि पशुपालन व्यापार व वाणिज्य पर आधारित थी। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो कृषि पशुपालन व्यापार व वाणिज्य पर आधारित थी। तो ये सारा चीज़ जो है यही आ गया, कृषि पशुपालन व्यापार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। रुद्र दमन के समय में अतिवृष्टि में अत्यंत वर्षा से झील का जो बांध था टूट गया था, जिसकी मरम्मत कराई गई। अच्छा, इस समय भूमि कर कितना था? भूमि कर 1/4 से 1/6 थे। सामान्यतः भू राजस्व कर 1/6 थी। तो अगर एग्जाम में 1/4 से 1/6 देखने को मिलता है तो मारिए, नहीं तो 1/6 आपको जरूर ही देखने को मिलेगा। तो सामान्यतः जो भू राजस्व थी मौर्य काल में वो 1/6 थी। सिंचाई कर 1/3 से 1/5 होती थी। भूमि कर और सिंचाई कर को मिलाकर किसान को कुल उपज का 1/2 भाग देना पड़ता था। समझ रहे हैं कि जैसे भूमि कर यहाँ है और सिंचाई कर है, ये दोनों अगर टैक्स जब मिल जाता था तो ये दोनों मिलके 1/2 हो जाता था। मतलब कुल उपज का आधा हिस्सा जो है टैक्स के रूप में देना पड़ता था। वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग है जिसका अधिकारी सूत्राध्यक्ष था। तो वस्त्र उद्योग का जो है प्रमुख जो अधिकारी था वो सूत्राध्यक्ष था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर सोपारा एवं भरूच प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है, पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर सोपारा और भरूच। उद्योग की संस्थाएं श्रेणी कहलाती थी। उद्योग की जो संस्था है उसे श्रेणी कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का महल अर्थात राजा प्रासाद लकड़ी का बना था। पटना के कुम्हरार में 80 स्तंभ वाले राजा प्रासाद के अवशेष मिले हैं। दीदारगंज पटना के ही पास में है। वहाँ पर प्राप्त याक्षिणी की मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। बराबर समूह की प्रसिद्ध गुफा लोमस ऋषि। हमने गुफाओं के बारे में अच्छे से पढ़ा है। बराबर समूह की जो गुफाएं हैं तो पिछले वीडियो में हमने देखा था। यहाँ देख लेते हैं। बराबर समूह की प्रसिद्ध गुफा लोमस ऋषि का निर्माण दशरथ मौर्य ने करवाया था। निषक या स्वर्ण, ये सोने के सिक्का को कहते थे। चांदी के सिक्के को कासार्पण कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो मौर्य काल की बात हो रही थी, मौर्य काल में जो सोने के सिक्के थे उसे निषक स्वर्ण कहते थे। चांदी के सिक्के को कासार्पण कहते थे। तांबे के जो छोटे सिक्के थे उसे काकरनी कहते थे। अशोक के स्तंभ मोनोलिथिक है अर्थात एक पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं, एकास्मक। तो अशोक के स्तंभ जो थे मोनोलिथिक थे अर्थात एक पत्थर से ढाले गए हैं। व्यापार संघ का प्रमुख सैनिक कहलाता था। जुती हुई भूमि कृष्ट भूमि कहलाती थी। बिना जुती हुई भूमि उत्कृष्ट भूमि कहलाती थी। तो जुती हुई जो भूमि थी कृष्ट भूमि और जो बिना जुती हुई भूमि थी उसको उत्कृष्ट भूमि कहते थे। ऊंचे भूमि को स्थल भूमि कहते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार चीन से रेशम का आयात होता था। अर्थशास्त्र में व्याख्या किया गया है कि चीन से रेशम का आयात होता था। भारत का प्रथम जासूसी उपन्यास मुद्रा राक्षस को कहा जाता है। राजमार्गों को निर्माण एवं देखरेख का कार्य एग्रोनॉमी करता था। तो राजमार्ग समझ रहे हैं
का निर्माण को देखरेख का कार्य एग्रोनोमाई नामक अधिकारी करता था। श्रेणियों द्वारा तकनीकी शिक्षा दिया जाता था। टेक्निकल जो एजुकेशन दिया जाता था श्रेणियों द्वारा दिया जाता था। वर्तिका की रचना कात्यायन ने की। काश्तकार को उपवास कहा जाता था। तो वहाँ पर जो है विभिन्न, अभी का जो नाम है वहाँ कुछ और नाम था, लेकिन काम सेम टू सेम है। जैसे काश्तकारी को उपवास कहा जा रहा है। उपवास हम लोग जो है जिस दिन खाना वगैरह नहीं खाते हैं उस दिन को कहते हैं कि हम लोग उपवास किया है। तो शब्दों का अंतर हो सकता है, तो इसमें ध्यान रखिए कि काश्तकार को उस समय उपवास कहा जाता था। प्रांत सबसे बड़ा था, उसके बाद मंडल, उसके बाद जिले, उसके बाद अनुमंडल। काफ़ी जो है शॉर्ट्स में सब कुछ दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। ये सब रिवीजन के लिए बेस्ट है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त की सहायता राजा प्रवर्तक कश्मीरी राजा ने की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंद के विनाश में चंद्रगुप्त की सहायता कौन से कश्मीरी राजा ने की थी, तो राजा प्रवर्तक। कथा बत्थु, संस्कृत में इसको कथा वस्तु भी कहा जाता है। स्थिरवादी बौद्ध ग्रंथ है। तो आप जानते हैं कि स्थिरवादी और महासंघिक बौद्ध धर्म की ही शाखाएँ हैं। तो ये स्थिरवादी बौद्ध ग्रंथ कथा वस्तु है। यह स्थावीर मुगलीपुत्र तीस द्वारा रचित है। ठीक है, तो मुगलीपुत्र तीस के बारे में जानते हैं, ये इसके रचयिता हैं। अशोक ने तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए कुणाल को भेजा था। मौर्य काल में आम जनता की भाषा पाली थी। मौर्य काल में आम जनता की भाषा क्या थी? पाली थी। अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। स्तूपों की सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हम थोड़ा फास्ट खींचेंगे अब। स्तूपों की सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। सारनाथ का स्तंभ एवं अन्य स्तंभों का निर्माण धर्म के प्रचार के लिए किया गया था। ठीक है, जितना भी स्तंभ वगैरह थे उसका निर्माण जो है धर्म के प्रचार के लिए किया गया था। लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ एवं रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण है। तो लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ हो गया और रामपुरवा का वृषभ शीर्ष, ये जो है वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण है। स्तूपों का निर्माण जो है, अब देखो मेन जो क्वेश्चंस हम जो प्रशासन संबंधित थी विभिन्न चीज़ को देख लिए। जो मेन टॉपिक्स है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कहीं पूछे गए हैं, वो सारे को सारे यहाँ पर ऐड किया गया है। तो इसको आप जरूर देखें, इसको दिमाग में रखें। स्तूप का निर्माण ईंट से किया जाता था। ठीक है, स्तूपों का निर्माण ईंट से किया जाता है या किया जाता था। सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश में है। देखो ये सांची का स्तूप काफ़ी पूछा जाता है, तो विदिशा मध्य प्रदेश में। भरूच सतना मध्य प्रदेश में है। धर्मराजी का स्तूप जिसे तक्षशिला का महान स्तूप कहा जाता है, ये तक्षशिला में पाकिस्तान के पास एक बौद्ध स्तूप है। इसको अशोक द्वारा बौद्ध के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था। तो ये मिलान करने के लिए आपको आता है क्वेश्चन में, इधर सांची की स्तूप, इधर भरहूत, इधर धर्मराजी का, ये सब स्तूप लिख देंगे, इधर आपका जगह का नाम लिख देंगे, आपको मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सांची की स्तूप समझ लिए मध्य प्रदेश में है, भरूच स्तूप मध्य प्रदेश में ही है, धर्मराज का स्तूप ये तक्षशिला में है। ठीक है, इसे तक्षशिला का महान स्तूप कहा जाता है। तो ये सब पाकिस्तान के पास बौद्ध स्तूप है, इसके बारे में बोला गया है धर्मराज का स्तूप के बारे में। इसे अशोक द्वारा बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था। हम सांची के स्तूप के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, चूँकि ये बराबर कहीं न कहीं पूछा ही जाता है, तो इसमें कुछ देख लेते हैं। देखिए, सांची मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी पर स्थित होता सा एक गांव है। सांची मध्य प्रदेश के भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में से 12वीं शताब्दी के बीच के काल, मतलब इतना से इतना शताब्दी के बीच के काल का यहाँ पर बहुत सारा जो स्मारक है वो है। सांची का स्तूप जो है मूलतः अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। तो जनरली जो है इसको अशोक महान द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही
सांची का स्तूप खंडित अवस्था में पहुंच गया। ऐसा होने के कारण है पुष्यमित्र शुंग, इसमें तोड़फोड़ वगैरह किया था। फिर उसके पुत्र अग्निमित्र इसका पुनर्निर्माण भी किया था, लेकिन इसी समय बौद्ध धर्म के पतन होने के साथ जो है सांची का स्तूप खंडित अवस्था में पहुंच गया। ठीक है, तो मौर्य वंश का जो राजकीय चिन्ह था मयूर था। मयूर मतलब मौर्य, मौर पिकॉक। मौर्य काल में उच्च शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। अब देखिए हम मौर्य साम्राज्य के सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं। वन व्यवस्था मजबूत रूप ले चुका था, मतलब मौर्य साम्राज्य में जो है वन व्यवस्था मजबूत रूप ले चुका था, जिसका अधिकार व्यवसाय ना होकर जन्म था। आप देख सकते हैं कि मौर्य जो वंश है वो क्या है, राजतंत्रात्मक है, अर्थात वंशानुगत है। दास को कृषि के कार्य में लगाया जाता था। ब्राह्मणों को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। ठीक है, ब्राह्मणों को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह द्वारा 15 वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हुए थे, जिसे शूद्र समझा जाता था कौटिल्य के अनुसार। तो कौटिल्य तो खुद ब्राह्मण ही था। इस समय स्त्रियों की दशा क्या थी? स्त्रियों की दशा, यहाँ नियोग प्रथा प्रचलित थी, जिसमें स्त्री को अपने देवर के साथ रहना पड़ता था। ठीक है, तो ये उच्च शिक्षा स्त्रियों को वर्जित थी। अच्छा, स्त्रियों को सम्राट का अंग निरीक्षक नियुक्त किया जाता था। देखिए अंग निरीक्षक मतलब समझ रहे हैं ना। फिर एक बेसिया को गणिका कहा जाता था, जो पैसे के लिए काम करते थे उसको जो है गणिका कहा जाता था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाले को रूपा जीवा कहा जाता था। वह स्त्री जो घर के बाहर नहीं निकलती थी उसे अनिष्कासनी कहा जाता था, मतलब कि वो निकलती नहीं है तो अनिष्कासनी। तो इस तरह की स्थिति थी महिलाओं की उस समय, एक झलक थी। बाकी डिटेल्स में पढ़ना चाहेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास है मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, उतना पढ़ने के लिए आपको उतना समय नहीं है, उसके लिए आपको यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करना पड़ेगा। तो हम लोग तो जनरली कंपटीशन की तैयारी कर ले तो इतना काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पॉइंट्स नहीं पूछे जाएंगे जनरल एग्जाम में। तो देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बचे खुचे हैं, हमने जो था मौर्य साम्राज्य प्रशासन वगैरह से पढ़ लिया। अब जो है हम टॉपिक्स जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं ज़्यादातर वो पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा स्थित कहाँ है? सारनाथ में। ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग नालंदा विश्वविद्यालय है। यह बुद्ध के शिक्षा के केंद्र थे, सीखने के केंद्र थे, मतलब बुद्ध के शिक्षा के सीखने के केंद्र थे। क्या? ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग जो नालंदा विश्वविद्यालय है। अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि पति द्वारा जो परित्यक्त पत्नी है, प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। परित्यक्त का अर्थ हो जिसे त्याग दिया गया हो, जिसे छोड़ दिया गया हो। तो जो छोड़ दिया गया उसको विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र को शासन के सिद्धांत की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। चेर दक्षिण भारत का एक राजवंश था। इसको ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में केरल पुत्र, संस्कृत सब, मतलब देखो चेर जो है उसको संस्कृत में केरल पुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस नाम से भी जाना जाता है। अशोक के दूसरे शिलालेख में उसने इसे केरल पुत्र कहा है। ठीक है, तो अशोक के दूसरे शिलालेख में केरल पुत्र का वर्णन है। अशोक के दूसरा और 13वां शिलालेख में संगम वंश का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों में कुषाण का उल्लेख नहीं है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। गिरनार क्षेत्र पर सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने, बाद में अशोक ने ध्यान दिया। ठीक है, धार्मिक स्तूप सारनाथ में है, रानाभार स्तूप कुशीनगर में है, सहेत महेत ये श्रावस्ती में है। ये सब स्तूप के नाम है। घोषित राम मठ कौशाम्बी है। ये मिलान करने के लिए आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये सब देखिए। अशोक के तीर्थ यात्राओं का अनुगमन, हम बताए थे कि आपको अशोक के तीर्थ यात्राओं का अनुगमन मार्ग अच्छी तरह से बताएंगे। तो देखिए, बोध गया सबसे पहले गया, उसके बाद कुशीनगर गया, उसके बाद लुम्बिनी गया, उसके बाद कपिलवस्तु, देर आफ्टर सारनाथ और श्रावस्ती। कपिलवस्तु लुम्बिनी एक ही जगह है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो ये क्रम है, ये आप कपिलवस्तु लुम्बिनी एक जगह भी रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आसपास ही पड़ता है। ठीक है,
तो बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, ये जो है इसका कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, ये इसका यात्रा का अनुगमन मार्ग है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के भाब्रू अभिलेख जयपुर में स्थित है। दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था कलिंग। तो दक्षिण भारत की जाने वाली जो स्थलीय एवं समुद्री मार्ग का कंट्रोलर था वो कौन था? कलिंग था। भाग एवं बलि राजस्व कर के स्रोत थे। तो बलि क्या था? धार्मिक कर था। पंको, दक्ष, सन्नी, राधे मौर्य काल में एक जुर्माना था जो सड़क पर कीचड़ फैलाने का जुर्माना था। देख रहे हैं कैसा कैसा जुर्माना था। तो ये सब तो अच्छा जुर्माना है कि कीचड़ उचड़ नहीं फैलाओ, नहीं तो जुर्माना लग जाएगा। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्य वंश के शासकों ने किया। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। तो गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्य वंश के शासकों ने किया। मनुस्मृति देखिए, काफ़ी सड़ा हुआ ग्रंथ हम इसे कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत असमानता की बात कही गई है। बाकी हम विरोधी नहीं है ग्रंथ के, लेकिन इसको जो है ना, इसके जरूर विरोधी है। इसलिए विरोधी है कि ये जो है असमानता बहुत ज़्यादा विवाह मतलब समाज में पैदा करता है। तो मनुस्मृति में पुनः विवाह वर्जित है। ठीक है, कुछ कर हो जाए लेकिन पुनः विवाह नहीं कर सकते। तो ये सब कोई ग्रंथ हुआ है। विदेशियों को भारत समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रत क्षत्रियों को, ना कि केवल क्षत्रियों का। तो यहाँ पर समझने वाला चीज़ है। ठीक है, समझने वाला देखिए क्या चीज़ है। विदेशियों को भारत समाज में जो मनुस्मृति है उसका रचयिता मनु है, तो द्वारा जो है दिया गया सामाजिक स्तर था, जो अपना भारत में सामाजिक स्तर दिया गया विदेशियों को भारत में, वो व्रत क्षत्रियों का दिया गया, ना कि केवल क्षत्रियों का। तो व्रत त्रिवर्ण में देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के वे सदस्य हैं जिन्होंने नंबर 1 दीक्षा संस्कार अर्थात उपनयन, दूसरा दैनिक संध्यानुष्ठान और वेदों के अध्ययन को त्याग दिया है। ठीक है, तो बरात का अर्थ ये होता है कि ये जो विदेशी वगैरह जो आए थे भारत में उसको व्रत क्षत्रिय बोला गया। व्रत क्षत्रिय का मतलब है कि वो जो है दीक्षा संस्कार, दैनिक संध्यानुष्ठान और वेद का अध्ययन को त्याग दिया है। ठीक है, यही अर्थ हुआ। तो बरात त्रिवर्ण में कौन आएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो अगर व्रत इसमें लग गया, जैसे व्रत ब्राह्मण, व्रत क्षत्रिय, व्रत वैश्य, तो इसका मतलब ये हो गया कि दीक्षा संस्कार, दैनिक संध्या अनुष्ठान, वेदों का अध्ययन वगैरह जो है त्याग दिया है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि वास्तव में इसका मतलब यह है कि कानून निर्माता मनु के अनुसार आज के तथा कथित जाति हिंदुओं में से 95% व्रत या बहिष्कृत है, मतलब उसको त्याग दिया है, उसको छोड़ दिया गया है, बहिष्कार कर दिया है। 95% कहा, इसके अनुसार कह रहा है कि व्रत है, व्रत मतलब बहिष्कारित है, जो कि वेदों को अध्ययन उतना नहीं करता है। दैनिक संध्या अनुष्ठान में आजकल वही भी देख सकते हैं कि बहुत आदमी जो है पूजा पाठ बहुत कम आदमी करता है, उसका प्रतिशत समाज में कम है। ठीक है, तो ये सब जो है कानून, मनुस्मृति कानून पुस्तक है, तो जानते ही होंगे। तो कानून निर्माता मनु के अनुसार आज के तथा कथित जाति हिंदुओं में 95% व्रत या बहिष्कृत है। मौर्य के नगर प्रशासन विवरण एवं मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन आमतौर पर किसमें उल्लिखित थे? इंडिका में। तो मौर्य के नगर प्रशासन का विवरण एवं मौर्य समाज के 7 वर्गों का विभाजन आमतौर में इंडिका में वर्णित है। सबको देखे हमने। भूमि कर को वसूलने वाला अधिकारी सीता अध्यक्ष होता था। वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन का कार्य कौन सा है जो मौर्य काल से ही चला रहा है, मतलब मौर्य प्रशासन से ही चला रहा है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। इंडिका यह बताता है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। इंडिका में दास्ता का वर्णन नहीं है। अब देखिए ये जो यात्री आए उसके क्रम देख लीजिए। मेगास्थनीज, उसके बाद फाहियान, उसके बाद वेनसंग, उसके बाद इत्सिंग।
तो ये क्रम याद रखिए। मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होता था उसको सीता कहा जाता था। और यहाँ पे देखिए भूमि कर जो वसूलता था उस अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। सीता को जो वसूलता था उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में कुछ बताया गया है, उसको देखिए। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में, इस पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है, स्तंभ का सॉफ्ट शुंडाकार है, यह स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है। पॉइंट वाला ये बात है। ये 4 पॉइंट आपको लिखा रहेगा कि अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में नंबर 1, 2, 3 इसे 4 पॉइंट लिखा रहेगा। आपको पूछा जाएगा कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, इनमें से 3 सही है, 2 सही है, इस तरह कहता है, जानते ही होंगे। तो इस पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है, स्तंभ का सॉफ्ट शुंडाकार है, लेकिन यह स्थाप संरचना का भाग नहीं है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षर को देखकर उस अक्षरों से मतलब किया गया उसका उद्वाचन प्रथम बार जो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग किसने बनाया था? तो अशोक हो गया। मौर्य अधिकारियों के भाग युक्त, प्रादेशिक, रजयुक्त, ये तीनों जो है अधिकारियों के नाम थे। रजयुक्त न्याय अधिकारी था। तो ये तीनों भाग थे, ये वर्णन मिलता है। तो आपको कहीं न कहीं ये देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में लिखेगा कि इनमें से कौन जो है मौर्य अधिकारी के भाग नहीं थे। तो ये 3 मिलेगा आपको ऑप्शन में, बाकी चौथा जो नहीं मिलेगा उसको आपको मारना है। गुजरात मौर्य साम्राज्य में मशहूर थी, गुजरात मौर्य साम्राज्य में था, यह जूनागढ़ अभिलेख प्रमाणित करता है। अशोक के धम्म नीति का मूल मंत्र संयम था। अशोक के जो धम्म नीति है उसका मूल मंत्र संयम था। द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। ठीक है। दक्कन पर मौर्यों ने विजय प्राप्त की थी। मौर्यों होगा। दीपवंश एवं महावंश से तृतीय बौद्ध संगीति की जानकारी मिलती है। व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहते हैं। फिर अशोक एवं दशरथ मौर्य दोनों जो है बुद्ध धर्म का अनुयायी था। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कालसी में मिली है। चूँकि कालसी जो है उत्तराखंड में ही है तो यही लिखा है कि मिली है, तो ठीक है। भारत के मुक्तिदाता की संख्या चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया है। भारत के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। अशोक का कौन सा बृहद शिलालेख कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है? तो छठा। अशोक का जो छठा अभिलेख है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो वो जो अभिलेख है इसमें कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है, छठा अभिलेख। ठीक है। अशोक के तीसरा अभिलेख, अशोक के शिलालेख में प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी उल्लेखित है, जैसे युक्त, रज्जुक और पारदर्शी। तो ये तीनों जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, इसका उल्लेख अशोक के तीसरे शिलालेख में मिलता है। ठीक है। अशोक के समकालीन जो राजा थे तुर्मय, वो मिस्र के शासक थे। तो राजा तुर्मय का अगर कहीं न कहीं क्वेश्चंस प्रश्न में भेटाए तो आप ये समझेंगे कि ये अशोक के समकालीन राजा थे और ये मिस्र के शासक थे तुर्मय। अशोक के दूसरा एवं 13वां शिलालेख संगम राज के विषय में जानकारी देते हैं। तो ये बहुत बार अभी तक रिपीट हो गया, दूसरा और 13वां शिलालेख। तो आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि अशोक के जो दूसरा और 13वां शिलालेख है उसमें हमें संगम राज के विषय में जानकारी मिलता है। फिर कालसी गुप्तकालीन मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। कालसी उत्तराखंड में है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर अनुदान नहीं दिया। ठीक है। तो ये धार्मिक आधार पर जो है मौर्यकालीन शासकों ने अनुदान नहीं दिया। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थल था। किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो गंधार मूर्तिकला में जो